करनी है, और डिसेबल ओरिएंटेशन। ठीक है, अब दिखेगा नाम, दिख रहा है? यस मैम। नो Yes, ma'am. यस मैम। सुरभि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना दिख रहा है ना मैम? हाँ देखो, अब कल लास्ट टाइम अपन डिफ्रैक्शन में कहाँ थे? सबसे पहले तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन एक लाइन की जो है ना, कि प्रकाश का मुड़ना किसी बाधा के टकराने पर किस रीजन की तरफ? शैडो रीजन की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। हिंदी में मैं वो बताती हूँ, एक मिनट है ना, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर, क्योंकि मेरे को नोट्स बनवाने ना तुम्हारे। एक सेकंड मैंने आज तैयार किया है अपना हिंदी वाला नोट्स। एक मिनट, हिंदी वाली शीट कहाँ गई? हाँ, ये हैंड आउट। हाँ तो हाँ, इसकी सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन लिखी है ना, किसी तरंग का किसी द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर उसके ज्यामितीय छाया में फैलने वाले को विवर्तन कहते हैं, और तरंग का सरल रेखीय संचरण से विचलन भी विवर्तन कहलाता है। यही डेफिनेशन लिख के आनी है आपको, ठीक है ना? अगर आपका ये बोर्ड में है ना, ये नोट्स, मतलब बोर्ड में है ना ये चैप्टर आपको? यस मैम। भाई आधो का या साधो का हो कैसे? नहीं है, हट गया। हट गया। फिर हट तो गया वही क्या? करें। हाँ मैम हट गई। हाँ मींस में चलो कोई बात नहीं, मैं ये लाइन तो लिखवा देती हूँ, हटे चाहे बढ़े, है ना, हटे चाहे आए, मैं ये लिखवा देती हूँ बस एक लाइन। में लिख लेते। किसी तरंग का किसी द्वारक द्वारा, है ना, ये सबसे पहली लाइन लिखी हुई है। आपको डिफ्रैक्शन का वो पहला पेज दिखेगा आपको शीट के अंदर। मैं उसको लिख नहीं रही, मेरे हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं कि इसको लिखने में मेरे को 15-20 मिनट लग जाएंगे। लास्ट में कहलाता है, ठीक है ना? इसकी प्रॉपर हिंदी में लिख के आना, ऐसे नहीं कि शैडो रीजन की तरफ मुड़ना, वेव का मुड़ना, जैसे इसने हिंदी लिखी है, किसी तरंग का किसी द्वारक या अवरोधक मैम आएगा, नहीं टेंशन मत लो, के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर उसके ज्यामितीय छाया में फैलने वाले को ही विवर्तन कहते हैं, या सरल रेखीय संचरण से विचलन भी विवर्तन कहलाता है। पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि इसमें फ्रॉनहोफर और फ्रेनल दो तरह के डिफ्रैक्शन बताए गए हैं, कोई काम की चीज नहीं है। बोर्ड में बस डेफिनेशन पूछ ली जाए तो मैं आपको बता दूं। अरे यार मैं क्या करती हूँ। हाँ, एक होता है फ्रेनल, ये दो साइंटिस्ट थे एक्चुअली, और एक होता है फ्रॉनहोफर। हिंदी में इनका एज इट इज नाम लिखना है। तो नोट्स बना लेंगे इनके या भी। नहीं बेटा सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो आपके हैंडआउट दे रखे हैं ना, हैंडआउट है ना, यही नोट्स है एक्चुअली। ये जो हैंडआउट दे रखा है ना, इसमें कोई भी चीज छुड़वाने वाली नहीं है, सब कुछ नोट करना है इसमें। बट किधर है हैंडआउट? अरे तुम्हारी पेज नंबर 21, पेज नंबर देखो ना, तुम्हारी शीट में होगा। हैंडआउट अलग से नहीं है। पहले तो क्या था, ये डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन जो मेंस वाला पार्ट होता था ना, पहले तो ये पन्नों में बढ़ जाता था, अब शीट के बाद ही दे रखा है। देखो तुम लास्ट में देखो शीट में, जहां पर तुम्हारा आईडीएससी खत्म कर रखा होगा, पहले विवर्तन दे रखा होगा, फिर ध्रुवण दे रखा होगा, दोनों दे रखे होंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी ऐसे था, है ना? हाँ मैं शीट भेज दूं इसकी। शीट में देखो, मैं हिंदी में इसका ये भेज देती हूँ, एक मिनट रुको। अभी तो मैं इसकी ये भेज रही हूँ, है ना, जो ये वाला है JPH। मैम JPH पे मत भेजो, तो भेजो। हाँ मैम एफ वाले पे आएंगे। अब मैंने भेजो, दोनों में भेज दी ना, P और F दोनों में भेज दी, दोनों भेज दी। अब सुनो, तो फ्रेनल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर में क्या डिफरेंस है कि फ्रेनल वाले में क्या होता है, फ्रेनल वाले में जैसे ये सोर्स होता है ना, ये सोर्स जो है स्लिट से, और जो स्क्रीन है, तो सोर्स की दूरी इसने निश्चित दूरी बोल दी, एक फाइनाइट दूरी बोल दी। फाइनाइट का मतलब जो दूरी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेनल में क्या होता है कि सोर्स और स्लिट की दूरी, और स्लिट और स्क्रीन की दूरी में से कोई भी एक दूरी फाइनाइट अगर होती है, फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 मीटर 2 मीटर, तो वो तो कौन सा विवर्तन कहलाता है? फ्रेनल डिफ्रैक्शन कहलाता है, फ्रेनल वाला विवर्तन। यानी फ्रेनल ने क्या किया था, उन्होंने सोर्स और स्लिट के बीच की दूरी या स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को फाइनाइट लिया था, और फ्रॉनहोफर ने क्या किया था, इनफाइनाइट कर दिया था। कैसे इनफाइनाइट कर दिया? कि उन्होंने सोर्स के आगे एक लेंस रख दिया, जिससे जो लाइट है वो क्या हो जाए, ऐसा लगे जैसे अनंत से आ रही है। फिर उन्होंने स्लिट बनाई, और फिर उसको दोबारा से
दोबारा से एक लेंस रख के क्या किया उन्होंने, दोबारा से एक Focus लेंस कर। रख के उसको दोबारा से, जो वो थी लाइट थी ना, उनको दोबारा से एक मिनट रुकना, एक रुको, यहाँ पे ये जो अवतल लगे। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, ये कौन सा लेंस है, अवतल कॉन्वेक्स लेंस लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। मैम आप आगे। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, बोलो। उत्तल है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेंस तो यार तुम उत्तल, शक्ल yes, से ma'am. पहचानते नहीं हो, ये लेंस कौन सा और ये लेंस यस कौन मैम, ये सा है। अत्तल That's होता है, ये right. उत्तल होता तो मैं अत्तल उत्तल तो बोल ही नहीं रही, मैं तो लेंस बोल है। रही हूँ यस सिर्फ, कॉन्वेक्स कौन गया? यस मैम। है ना, तो तुम फालतू कंफ्यूज कर रहे हो। देखो, अरे अरे चलो, तो यहाँ से उन्होंने क्या किया कि ये लेंस रख के यहाँ पर, ये पूरा डिलीट हो गया था वो, तो उन्होंने क्या करा कि सोर्स के आगे जो लाइट थी उसके आगे लेंस करके उनको सीधा कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, और ये फिर स्लिट आई अपनी, एक स्लिट थी, फिर उससे लाइट मुड़ी और फिर दोबारा से लेंस रख के उन्होंने क्या करा, इस दूरी को इनफाइनाइट बोल दिया, मतलब उसको उन्होंने क्या करा, स्क्रीन को भी दूर रख दिया, समझे, Yes, स्क्रीन को भी yes, उन्होंने ma'am. दूर रख दिया। तो जब दोनों दूरी मतलब पैरेलल रेस के बीच में ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखे, जो रे बिल्कुल सीधी आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो सोर्स भी बहुत दूर रखा है और स्क्रीन भी बहुत दूर रखी है, तो ये काम फ्रॉनहोफर ने किया। तो खैर अपन को यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, बस अपन को बेसिक बात पता होनी चाहिए कि दो साइंटिस्टों ने डिफ्रैक्शन की स्टडी की, एक फ्रेनल और एक फ्रॉनहोफर। और फ्रेनल ने क्या किया कि सोर्स और स्लिट की दूरी होती है और स्लिट से स्क्रीन की दूरी होती है, तो दोनों में से अगर कोई एक दूरी फाइनाइट हो जाए, मतलब काउंटेबल हो जाए, काउंट कर सको आप उसको फाइनाइट, तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, जो फ्रेनल ने किया था। और जब दोनों अनंत दूरी पे हो, जैसे लेंस से हम उसको पैरेलल रेस कर सकते हैं, तो वो फ्रॉनहोफर वाला डिफ्रैक्शन बन जाएगा। तो अगर आपको आप पेज खोलोगे तो दोनों विवर्तन के अंतर दे रखे हैं। अंतर देखो, पहला, स्रोत तथा पर्दा दोनों की अवरोधक से निश्चित दूरी पर होते हैं, ठीक है ना, जबकि फ्रॉनहोफर ने स्रोत तथा पर्दा दोनों की अवरोधक से दूरी अनंत होती है, ठीक है। पहला, आपतित Yes, या ma'am. आपतित या विवर्तित तरंगांग गोलीय या बेलनाकार आकृति में होते हैं। आपतित या विवर्तित तरंगांग गोलीय या बेलनाकार आकृति में होते हैं। अच्छा, ये तो सिलेंड्रिकल शेप में हो गए, ठीक है ना, ये वेव फ्रंट की बात कर रहा है एक्चुअली, ये वेव फ्रंट की बात कर रहा है। तो जैसे मान लो ये वेव फ्रंट होंगे ना, इसके जो वेव फ्रंट होंगे, एक मिनट, इसके जो वेव फ्रंट होंगे ये ऐसे होंगे ना, यूं, और सीधी वाली में वेव फ्रंट यूं होंगे, यस मैम। ठीक है ना, तो वो उसके बारे में बात कर रहा है। तो आपतित या विवर्तित तरंगांग स्रोत से अनंत दूरी होने के कारण समतलीय, इन्हें बोलते हैं समतलीय। ये प्लेनर होंगे, समतलीय, ठीक है ना, और ये इसे क्या बोलेंगे, बेलनाकार, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है ये, कुछ समय विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र चमकीला और कुछ समय काला प्राप्त होता है। यह अवरोधक के आकार तथा प्रेक्षण दूरी के बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र हमेशा चमकीला प्राप्त होता है। एक मिनट, हाँ, तो इसमें बोला है कि यहाँ पर कि कुछ समय विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र, ये जो सेंट्रल ब्राइट की बात कर रहा है ना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है, तो कुछ समय फ्रेनल में तो ये बोल रहा है कि कभी चमकीला और कभी काला हो सकता है, और ये अवरोधक के आकार और प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। ये मैं भी समझाती हूँ मतलब कैलकुलेट करके। फोर्थ पॉइंट है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए लेंस या दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें मतलब जो फ्रेनल वाला है उसमें तो दूरी फाइनाइट है, तो उसमें तो कोई लेंस वेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपन ने सोर्स दूर से आता हुआ नजर आए तो उसके लिए हमने लेंस यूज किया ना, तो इसके लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग अर्धावृत्ति कटिबंध से आने वाली तरंगों का आयाम अलग अलग होता है। ये हिंदी इतनी समझ में नहीं आ रही। अलग अलग अर्धावृत्ति कटिबंध से आने वाली तरंगों का आयाम अलग अलग होता है। एक मिनट रुको, इसको हिंदी इंग्लिश देख लेती हूँ, एक मिनट।
लास्ट पॉइंट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा बट इम्पोर्टेंट लग रहा है। इंग्लिश में आ ही नहीं रहा मेरा, तो इंग्लिश में है ही नहीं हैंड आउट। ये रहा, मिला। हाँ, ये क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट कि amplitude of waves coming from different half period zones are different due to difference of obliquity, and amplitude of waves coming from different half period zones are same due to same obliquity. Amplitude of wave coming from different half period zones are different due to difference of obliquity, and amplitude of waves coming from different half period zones are same due to same obliquity. ये एक मिनट समझ में नहीं आ रहा ये पॉइंट, तो चलो देखते हैं, मैं बताती हूँ उसको, है ना। अब बात ये थी कि कल जो पॉइंट अपन ने डिफ्रेक्शन का पढ़ा था उसको समझते हैं अपन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट तो हमें समझ में आ गई थी, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा कैसे बन रहा है वो समझना है अपन को। तो ये सिंगल स्लिट बना दी मैंने, ठीक है ना, ये सिंगल स्लिट बना दी। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने ए बोल दिया और ये पॉइंट मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। अब मैं आपको ऐसा कहना चाह रही हूँ कि जैसे सपोज करो कि लाइट आ रही है, ठीक है ना, तो लाइट आ रही है, तो मान लो यहां से लाइट आ रही है और यहां से लाइट आ रही है, और अगर मैं मान लो बीच वाले पॉइंट की बात करूं, किसी ओ पॉइंट की बात करूं, तो ओ पॉइंट जो कि इसके लंबवर्तक पे लाई करता है, तो वहां तो समझ में आ रहा है डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये ओ पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की तरह बिहेव करेगा, सेंट्रल मैक्सिमा की तरह बिहेव करेगा। अब पी पॉइंट की बात आई थी, तो पी पॉइंट पे एक रे तो यूं जाएगी, ठीक है ना, ए पॉइंट से आने वाली रे तो यूं जाएगी, ये वाली, और एक रे यूं जाएगी इस तरीके से, और एक रे यूं जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैंने कहा कि हम जैसे YDSE था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, तो हमने कहा था कि ये जो दूरी होती है इसको हमने डी साइन थीटा बोला था, अगर ये एंगल थीटा है तो अगर मैं स्लिट की विड्थ अगर मैं ए मानती हूँ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि वहां तो क्या था, दो स्लिट थी, वहां दो स्लिट थी, तो एक स्लिट की वेव का दूसरी स्लिट की वेव से हम उस पर व्यतिकरण देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ही स्लिट है, तो एक ही स्लिट के मैंने ये वाले जो पॉइंट्स हैं उन सबको क्या मान लिया है, सोर्स मान लिया। मतलब जैसे ये स्लिट आ रही है, तो इसके जो बीच में गैप है, इन गैप को मैंने हर को एक पॉइंट सोर्स मान लिया है, एक पॉइंट सोर्स मान लिया है। जरा देखें एक बार, ये पॉइंट सोर्स मान लिया, ये पॉइंट सोर्स मान लिया, ये पॉइंट सोर्स मान लिया, ये पॉइंट सोर्स मान लिया है, क्योंकि हाइगन ने यही तो बोला था कि किसी भी वेव फ्रंट में जो पॉइंट्स होते हैं वो खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको सोर्स की तरह बिहेव करवाओगे तो इससे वेव फ्रंट आप यू बनाने लगोगे, फिर इससे सोर्स की तरह बिहेव कराओगे तो इससे वेव फ्रंट आप यू बनाने लगोगे। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि ये वाली वेव इस वाली वेव से कहीं ना कहीं तो मिल ही रही है ना। तो वैसे अपन क्या कर रहे हैं, एक ही सोर्स से बनाए गए डिफरेंट सोर्स मानते हुए और फिर इन सोर्सेस को एक दूसरे के ऊपर इनका व्यतिकरण अपन देख रहे हैं पॉइंट पी पर, ठीक है। तो पॉइंट पी पे जब हम देख रहे हैं इनका व्यतिकरण, तो इसको क्या हमने ट्रिक से सॉल्व किया, क्योंकि वैसे तो देखो ये इनफाइनाइट वेव्स हैं, तो हम इसको है ना मतलब ऐसे देख रहे हैं लगभग करके कैसे देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसे बोला कि ये मान लो अगर आपका ए से सी तक की दूरी थी, ए से सी तक की दूरी ए थी, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए से एम तक, ए से एम और एम से सी, और हमने कहा कि ए से निकलने वाली रे और एम से निकलने वाली रे, ठीक है ना, पॉइंट पी पे जाके मिलती है। अगर ए से सी के बीच की दूरी लैम्डा थी, तो डी साइन थीटा, देखना इधर, ये चीज, ये वाली चीज, इन दोनों के बीच की दूरी, मैं ऐसे बोल दूं कि अगर ये दूरी कितनी थी अपनी, ये पूरा स्लिट अपन ने क्या बोला है, ये पूरा स्लिट अपन ने ए लेंथ का बोला है, तो इस लेंथ को अपन बोल सकते हैं a/2 साइन थीटा, बोलो। यस मैम। हाँ, तो मैं ऐसा बोलना चाह रही हूं कि अगर ये a/2 साइन थीटा, ठीक है ना, a/2
2 साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? तो सबसे पहले हमें मिनिमा ढूंढना है। मिनिमा ढूंढने के लिए हमें चाहिए लैम्डा बाय 2। तो a बाय 2 साइन थीटा की वैल्यू अगर लैम्डा बाय 2 के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि a से निकलने वाली रे और ये m से निकलने वाली जो रे है इनके बीच में विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। बोलो Yes, ma'am. है ना? यस मैम। मतलब a साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, एक तरह से 2 काट दो। तो a साइन थीटा जब लैम्डा के बराबर होगा तब a से और m के बीच और m से निकलने वाली रे के बीच विनाशी व्यतिकरण है। ठीक है ना? इसी प्रकार जस्ट a के नीचे से निकलने वाली रे, जो कि अपन इसको बोल देते हैं ये वाली, और m के नीचे ये वाली रे, बिल्कुल जितना अपन a से नीचे गए उतना ही अपन m से नीचे चले गए। अब इन दोनों के बीच में अगर आप दोबारा से व्यतिकरण लोगे तो फिर से उनके बीच में वही डिफरेंस आएगा ना? यस मैम, है ना? वो भी पी पे जाके मिलेगा। वो भी पी पे जाके मिलेगी तो वो भी विनाशी व्यतिकरण देगी। फिर अपन इसको चूज Yes. कर लेते हैं, कौन से वाले को? इस ग्रीन वाली को, जो इसके ऑरेंज वाले के नीचे है, और ऐसे यहाँ पर ऑरेंज वाले के नीचे है। तो इन दोनों के बीच में भी फिर से क्या हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण। तो हमने कहा कि एक स्लिट का अगर एरिया ए है, एक स्लिट का अगर एरिया ए है और वो अगर a साइन थीटा अगर लैम्डा के बराबर हो गया तो मैं ऐसे बोलूंगी कि उसके ऊपर वाली वेव्स नीचे वाली वेव्स के साथ लगभग विनाशी व्यतिकरण देंगी। मतलब एक ऊपर वाला अपर हाफ लोअर हाफ पे कंबाइंड होके पी पॉइंट पे विनाशी व्यतिकरण देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मान लेते हैं कि a साइन थीटा की वैल्यू यदि 3 लैम्डा बाय 2 हो, है ना? एक्चुअली हमने ये तो देख लिया ना लैम्डा वाला। तो अब हम 1.5 लैम्डा लगाते हैं। 1.5 लैम्डा के टाइम पे हम क्या करेंगे कि यहां पर a से c को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जैसे a से m और m से b और फिर ये c। तो हमने कहा कि तुम देखो कि अगर a साइन थीटा 3 लैम्डा बाय 2 है तो ये वाली जो वैल्यू है ये a बाय 3 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? a बाय 3, और ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? a बाय 3। ठीक है ना? तो मैं ऐसे बोलूं Yes, कि ma'am. अगर मैं a से निकलवाने वाली रे और m से निकलने वाली रे के बीच में अगर डिफरेंस देखूं तो वो a बाय 3 साइन A थीटा by होगा। 3, और वो किसके बराबर Yes, होगा? ma'am. टेक्निकली लैम्डा बाय 2 के बराबर, lambda by 2. है ना? Yes, ma'am. ये देखो ना, इस 3 को इधर ले आओ। तो इसका मतलब यस मैं ऐसा बोल दूं कि इनके बीच में विनाशी व्यतिकरण, फिर इसके और इसके बीच में विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना? फिर इसके और इसके बीच में विनाशी व्यतिकरण, ठीक है? फिर इसके और इसके बीच में विनाशी व्यतिकरण। तो मैं ऐसे बोल दूं कि ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना? Yes, ma'am. और सिर्फ कौन सा पार्ट बचेगा? ये बीसी वाला पार्ट बचेगा जो एक्चुअल पी पर थोड़ा उजाला देगा। लेकिन वो उजाला एक तो होता पूरी स्लिट ए के कारण, और एक स्लिट का 2/3 हिस्सा, 2/3 भाग तो कैंसिल हो गया। कैसे? 1/3 प्लस 1/3 कैंसिल होके विनाशी व्यतिकरण दे रहा है, यानी कि प्लस एक्स माइनस एक्स करके कैंसिल हो रहा है, और 1/3 हिस्सा बच रहा है जो एक इफेक्टिव पॉइंट पी पर आपको क्या देगा? कुछ वैल्यू देगा, कुछ उजाला देगा। समझ रहे हो क्या? यस मैम। है ना? फिर ऐसे ही जब तुम्हारा a साइन थीटा 2 लैम्डा के बराबर होगा, तो 2 लैम्डा का मतलब हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे जब लैम्डा था तो हमने 2 भागों में डिवाइड किया, 1.5 था तो आधा 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 करके 3 भागों में डिवाइड किया, 2 था तो हम क्या करेंगे? a और इसको ले लेते हैं b, और फिर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, c d, 4 1 2 और ये 4 भागों में डिवाइड कर दिया। देखना एक बार। Yes, ma'am. See. ठीक है ना? अब क्या होगा? इसके बीच में लैम्डा बाय 2, इसके बीच में लैम्डा बाय 2, इसके बीच में लैम्डा बाय 2 और इसके बीच में लैम्डा बाय 2। तो मैं ऐसे कह दूं कि ये तो
ये वाला AC वाला हिस्सा तो CD से कैंसिल हो जाएगा, Yes, और है ma'am. ना, और DE वाला हिस्सा EB से कैंसिल हो जाएगा, Yes, Yes. ma'am. तो फिर से अंधकार मिल जाएगा पॉइंट P पे, Yes, ma'am. Yes. है ना। तो अब हुआ क्या, मैं आपको बताऊं हुआ क्या कि ये वाला ठीक है ना, समझाना है। फिर उसके बाद हुआ क्या कि अगर मान लो तुम्हारा ये पॉइंट O है, तो पॉइंट O पे तो हर कोई भी मतलब कोई भी स्लिट A की जितनी चौड़ाई होगी, उस चौड़ाई से जितनी रेज निकलेंगी वो सारी की सारी O पॉइंट पर 0 पाथ डिफरेंस लेके कोइंसाइड करेंगी, और सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा की सबसे ज्यादा ब्राइटनेस यही मिलेगी O पॉइंट पे। अब सबसे पहला पॉइंट जब P आया, जहां पर तुमको मिनिमा मिला, मिनिमा, वो कौन सा पॉइंट था? तो जब आपकी ये स्लिट विड्थ आपकी है ना, ये स्लिट विड्थ चल रही है, ये स्लिट विड्थ चल रही है, देखना एक बार, ये स्लिट विड्थ चल रही है A, इतनी स्लिट की चौड़ाई है। तो जब आपका A साइन थीटा किसके बराबर था? लैम्डा के बराबर था। समझ में आ रही है ना बात? देखना एक बार, पलटना। Yes, ma'am. कैंसिल हो जाएंगे दोनों। A साइन थीटा, काट नहीं देंगे। जिसमें अपन ने क्या किया एक्चुअली, जिसमें अपन ने क्या किया कि अपर हाफ का ये वाला पार्ट कौन कैंसिल कर देगा? लोअर हाफ। Lower half. Yes, ma'am. तो A साइन थीटा जब लैम्डा के बराबर होगा, तब जाके आपको यहाँ पर मिनिमा मिलेगा, और सेम ऐसे ही नीचे भी मिलेगा मिनिमा, बिल्कुल सेम उसी लॉजिक से, है ना। जैसा अपन ऊपर मिनिमा बोलते हैं वैसे नीचे भी मिनिमा मिलेगा। बोलो। Yes, ma'am. अच्छा, थीटा बहुत छोटा है, Yes, ma'am. तो थीटा बहुत छोटा है, थीटा वेरी स्मॉल, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि A tan थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बोल सकते हैं, है ना। Yes, और ma'am. tan थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं? लैम्डा बटे A बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि अगर मैं मिनिमा की बात करूं, तो मिनिमा, पहला मिनिमा आपको यहां मिल रहा है, इसको राइट थोड़ी सी सही बनाती हूँ, ये मिनिमा मिल रहा है, और ये मिनिमा मिल रहा है, और ये एंगल थीटा है हमारा, और ये एंगल थीटा है, और ये वही tan थीटा लैम्डा बाई है। बोलो। तो आपसे इसको हिंदी में बोलते हैं एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं उसे, केंद्रीय उच्चिष्ट की, जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक मिनट, जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक कोणीय पार्टिकल चौड़ाई। अगर, हाँ मतलब एक मिनट में समझा देती हूँ उसको, कि जैसे मान लो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो A से वो मान लो B तक आ गया, तो वो सेंटर पे कितना एंगल कोण सबटेंड कर देगा? 90 डिग्री, अगर वो A से B चलता है। तो ऐसे पूछा जाता है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, और सबसे पहले अंधेरा इस पॉइंट P पे मिलेगा। तो एक तरह से यहां से यहां वाले पोर्शन में पूरा उजाला ही मिल रहा है, पूरा उजाला है, बस यहाँ पे एकदम अंधेरा हुआ है और यहाँ पर एकदम अंधेरा हुआ है, और उजाला धीरे धीरे फेड हो रहा है। फेड समझ रहे हो कि एकदम कुछ O पे तो इंटेंसिटी ब्राइट कम है, हो रही। O पे तो ब्राइट है, और उजाला धीरे धीरे फेड होके P पे एकदम काला हो गया। तो जो पहली सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर चौड़ाई है, वो अपन टू थीटा बोल दें क्या? सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर चौड़ाई है, अगर अपन एंगल देखें कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये, तो 2 थीटा बोल दें क्या? Yes, ma'am. देखो इसने क्या बोला है, इसने एक लाइन लिखी है कहां पर, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखो आप ये पॉइंट कौन सा, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट लिखा है ना, हिंदी में देखते हैं, चलो एक बार हिंदी में देखते हैं। पेज नंबर 23। पेज नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की 20। रेखीय चौड़ाई, देखो रेखीय चौड़ाई क्यों बोल दिया उसको? यस मैम, 23 पेज नंबर। रेखीय चौड़ाई नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, मैम ये नीचे लिखा हुआ है। हाँ मैम कर लो। है ना। और दूसरी चीज कि इसकी रेखीय चौड़ाई नहीं बोलो, उसको रेखीय चौड़ाई नहीं है, ये एंगुलर चौड़ाई है, ये दोनों में कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई बोलना चाहिए, बिल्कुल कोणीय चौड़ाई। एंगल में देखें तो 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, जैसे पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में चलता है तो चला कितना उसने, पाई आर बाई 2, और एंगल कितना सबटेंड किया, 90 डिग्री। तो ऐसे ही अगर देखें तो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, 2 थीटा,
और अगर आपसे कोई इसकी विड्थ पूछ ले तो, इसकी विड्थ पूछ ले तो जरा देखें किसकी विड्थ पूछ ले, इसकी विड्थ पूछ ले, ये कितना होगा, तो मैं ऐसे बोल दूं ये भी x, ये भी x, या इसको y बोल दो, इसको भी y बोल दो, और y की लेंथ कितनी होगी बेटा, लैम्डा बाय a बोल दे। tan थीटा इक्वल्स टू, इसको अपन y अपॉन d के बराबर कर देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो D1 जाएगी, मीटर। लैम्डा y d by बाय d. a। यस मैम। तो उसकी जो रेखीय चौड़ाई है वो 2 लैम्डा d बाय a हो जाएगी ना, 2 Yes, लैम्डा ma'am. d बाय a, यस मैम। ठीक है ना। इसने कैपिटल डी से डिनोट नहीं किया, इसने स्मॉल डी से डिनोट कर दिया, क्या कैपिटल डी आएगा यहाँ पर, ये एक्चुअली मेरी में yes ma'am. ये इसमें स्मॉल डी लिख दिया है, प्रिंटिंग एरर है इसमें थोड़ी सी, हमारे तो कैपिटल डी है। कैपिटल डी है, ठीक है, मेरी में स्मॉल डी है इसलिए, हमारी ठीक में है? भी स्मॉल है। Yes ये ma'am. बार Small. कैपिटल है। अरे एक्चुअली जो है ना, मैंने जो अभी भेजी है Small ना, है. अरे सुनो, लड़ो मत तुम लोग, ये एक्चुअली अगर इसको कैपिटल डी बोल रहे हैं, क्योंकि स्मॉल डी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, स्मॉल डी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो अपन इसकी बोलेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2y हो जाएगी, और उसको लिख देंगे 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। यहाँ पर स्मॉल डी तो कुछ है ही नहीं ना, यस मैम, एक कैपिटल डी आएगा। दूसरी Yes चीज ma'am. Yes. है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट की, केंद्रीय उच्चिष्ट की अगर एंगुलर चौड़ाई की बात करें, एंगुलर चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई की 2 बात lambda करें, by. तो एक्चुअली 2 थीटा हो जाएगी, और इसमें से बस कैपिटल डी हट जाएगा बस, और क्या, 2 लैम्डा बाय Yes. है ना। अच्छा, दूसरी चीज कि जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाते हैं ना अपन, कहते हैं ना इंटेंसिटी का, तो जैसे मान लो ये आपका स्लिट ए चौड़ाई की है और आप ओ पॉइंट पे बोल रहे हो, तो आपकी स्क्रीन पे आपको ऐसी इंटेंसिटी दिखेंगी कि ओ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी दिखेगी, और ये वो पॉइंट है ना जहां पर इंटेंसिटी आप 0 बोल रहे हो, मतलब ये वो वाला पॉइंट है जहां पर ए साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा कितनी वाई होगी, है। लैम्डा, लैम्डा है ना। माइनस यहाँ पर ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा। फिर आपको दोबारा से एक मैक्सिमा मिलेगा, लेकिन उतना मैक्सिमा नहीं मिलेगा, समझ गए ना, क्योंकि 1/3 हिस्सा काम आ रहा है ना, 1/3 हिस्सा, यस मैम। है ना, तो 1/3 हिस्सा काम आ रहा है, तो यहाँ पर ए साइन थीटा की वैल्यू होगी 3 लैम्डा बाय 2, और यहाँ पर फिर से जब मिनिमा मिलेगा तो ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 लैम्डा। समझ गए क्या बेटा। यस मैम। अब जैसे वो तुमने एसएचएम में डैम्पिंग ऑसिलेशन पढ़ा था तो एम्पलीट्यूड घटता था, तो अगर तुम इस इंटेंसिटी को आई नॉट बोल रहे हो तो ये इंटेंसिटी अगले राउंड में रह जाती है आई नॉट बाय 22, और उसके भी अगले राउंड में कितनी रह जाती है, आई नॉट बाय 61। ये डायरेक्ट दे रखा है, इसका फॉर्मूला मैं लिखवा देती हूँ, फॉर्मूला है इसका। हाँ, इसका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, ये अगली बार आ जाएगी आई नॉट बाय 61। तो एक्चुअली मैथमेटिकली सॉल्व होता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप तुम देखो कि यहाँ पर स्लिट का सिर्फ कौन सा हिस्सा काम आया था, 1/3, है ना, 1/3 हिस्सा काम आया था, 1/3 हिस्सा काम आया था, 1/3। ऐसे ही जब तुम 5 लैम्डा बाय 2 लोगे ना तो 1/5 हिस्सा काम आएगा, यस मैम। है ना, 4 Yes, कटेंगे ma'am. और 5वां हिस्सा काम आएगा, 1/5वां। तो ऐसे जो फॉर्मूला बनता है इंटेंसिटी का जनरल, वो ये वाला फॉर्मूला बनता है, इंटेंसिटी 2/2n+1, ठीक है, का स्क्वायर इंटू आई नॉट। तो n की वैल्यू 1 पुट पाई करोगे, 5 भी है. हाँ, पाई. पाई, नीचे 12. पाई है। हाँ पाई। कुछ, हाँ पाई 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 पाई, 2n+1 पाई, ठीक है ना। ये इसका डेरिवेशन है पर अपने सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन होता है इसका, थोड़े मैथमेटिक्स लगती है इसके अंदर अच्छी वाली, पर अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस में ना डिफ्रैक्शन ही पहली बात तो एडवांस लेवल में नहीं है, मेंस Yes, लेवल ma'am. पे, Yes, ma'am. मेंस लेवल पे अपने काम नहीं आएगा, बोर्ड्स में अपने है नहीं डेरिवेशन, तो इसलिए कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 4 आई नॉट बाय 9 पाई स्क्वायर बनेगा।
तो ये ma'am. अप्रोक्सीमेटली I0/22 होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। ऐसे अपन को ये नोट्स लिखने हैं, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही चीज है। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे अपन। अच्छा, अब इसमें ना एक लाइन लिखी हुई है, विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर, ये लिखी हुई है। Yes, ma'am. हाँ, विभेदन क्षमता क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ। वैसे तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में समझा देना चाहिए। देखो क्या होता है कि जब हम लेट नाइट ड्राइविंग करते हैं, मतलब रात में ड्राइविंग करते हैं, तो सामने से है ना, हमें ये नहीं पता चल पाता कि टू व्हीलर आ रहा है कि फोर व्हीलर, बहुत अगर दूर होता है, क्योंकि हमें एक ही चीज दिखाई दे रही होती है, एक ही लाइट दिखाई दे रही होती है। जब वो पास आता है ना, तो उसकी जो हेडलाइट है वो दो अलग अलग दिखाई देती है, तब समझ में आता है कि वो फोर व्हीलर है। तो कारण क्या है, जैसे देखो कि मान लो आप दूर हो, ठीक है ना, आप यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो अब यहाँ पर खड़े होके देखोगे तो आपको दोनों पॉइंट अलग अलग नजर आएंगे, है ना। और दूर देखोगे तो भी आपको दोनों पॉइंट अलग नजर आ जाएंगे। लेकिन आप मान लो इतना दूर चले गए, यहाँ पर आ गए, और भी दूर चले गए, सच दैट कि आपको ये पॉइंट ऐसे फील हो रहे हैं, और भी दूर चले गए सच दैट कि आपको ये पॉइंट ऐसे फील हो रहे हैं। यूं देखते हैं, दोबारा बनाती हूँ डायग्राम, कि मान लो दो पॉइंट है, एक ये और एक ये, है ना, और आप यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों पॉइंट एक भी दिखाई दे सकता है अगर आप और दूरी बढ़ा दोगे तो। मेरी बात को फील कर पा रहे हो, कॉमन ऑब्जर्वेशन, Yes, ma'am. यस मैम। है ना। आप एक काम करो, दीवार पे दो पॉइंट बना लो, दो पॉइंट पास पास एकदम, और फिर उस दीवार से दूर जाते जाओ, एक लिमिट तक तो आपको वो पॉइंट अलग अलग नजर आएंगे। अब आप अगर अंधे हो, चश्मे वाले हो, तब तो वो पॉइंट दिखना ही बंद हो जाएंगे। और आपकी अगर आंखें ठीक है, तो पहले वो दो पॉइंट अलग अलग थे, अब आपको एक दिखाई देगा, फिर उसके बाद दिखना ही बंद हो जाएगा, और दूर देखोगे तो दिखना ही बंद हो जाएगा। दिखना बंद मतलब हम ये मान के चल रही हूँ कि भाई अपन एक लिमिट तक देख सकते हैं पॉइंट, फिर दूर से देखोगे, बहुत दूर से देखोगे तो हमारी आंखें इतनी तेज थोड़ी ना है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि वो मिनिमम दूरी जहां से आप उन दो पॉइंट को अलग अलग देख सको, वो उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर होती है। समझ में ना, जैसे मान लो मैं माइक्रोस्कोप से कोई भी दो पॉइंट देख रही हूं, तो मैं उन दो पॉइंट को कितना पास रख सकती हूँ ताकि मैं उस माइक्रोस्कोप से देखूं तो वो अलग अलग दिख जाए। मैक्सिमम कितना दूर रख सकती हूँ कि वो अलग अलग दिख जाए, अलग अलग दिख जाए, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट की क्या कहलाती है, रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। जरा एक बार इसकी डेफिनेशन देखो हिंदी में। देखो क्या लिखा है, किसी स्रोत के प्रकाश विवर्तन के कारण अत्यधिक संख्या में प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। यदि दो स्रोत के बीच की दूरी इस प्रकार हो कि इनके केंद्रीय उच्चिष्ट एक दूसरे पर अति व्यापित नहीं हो, तो इनके प्रतिरूप आसानी से पहचाने जा सकते हैं। और किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता दो पड़ोसी बिंदुओं को अलग अलग देखने की क्षमता के रूप में परिभाषित होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो दो पॉइंट एक जैसे क्यों दिखते हैं, वही विवर्तन के कारण, ठीक है ना। लाइट की बेंडिंग हो जाती है, तो लाइट बेंडिंग होने के कारण क्या होता है, आपको पता नहीं चल पाता कि वो लाइट, जैसे मान लो लाइट बेंड हो रही है, ठीक है ना, लाइट बेंड हो रही है एक तरीके से, क्योंकि एक तरीके से छोटी स्लिट की तरह बिहेव करेंगे ना दोनों पॉइंट, छोटी स्लिट की तरह, तो आपको ये पता नहीं चल पा रहा ना कि ये जो लाइट आ रही है आपकी आंखों में, ये इस पॉइंट से आ रही है कि इस पॉइंट से आ रही है, और वो लगभग दोनों पॉइंट आपको कैसे नजर आते हैं, एक ही पॉइंट नजर आता है। तो खैर, कारण आपको इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की विभेदन क्या क्षमता बोल रहे हैं, विभेदन क्षमता को अगर डेफिनेशन देनी हो, तो लास्ट में एक लाइन लिखी है, किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता दो पड़ोसी बिंदुओं को अलग अलग देखने की क्षमता के रूप में परिभाषित होती है। समझ गए क्या? Yes, ma'am. यस मैम। है ना। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, तो रेखीय वाली, तो ये अगेन देखो वही चीज आ रही है कि ये जो अपन ने फॉर्मूला निकाला था ना, d/λ, ये वाला, ठीक है ना, ये एक्चुअली अब
अब हमने स्लिट के बीच की दूरी को तो ए से डिनोट कर दिया, स्लिट के बीच की दूरी को हमने ए से डिनोट कर दिया, लेकिन दो पड़ोसी बिंदुओं को अलग अलग देखने की क्षमता को ही हम उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता के रूप में पढ़ रहे हैं। तो अब उसको हम ए से डिनोट नहीं कर रहे, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बोलो? डी से। डी से डिनोट कर रहे हैं। तो वो एंगल कितना बनाएगी, tan थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी बनाएगी। ये बात समझ में आती है आपको? यस मैम। है ना, लैम्डा बाय डी बनाएगी। और पावर जो होती है वो उस एंगल का उल्टा होता है। जैसे आपने पढ़ा था, पावर जो थी वो फोकल लेंथ के उल्टा थी, यस मैम, है ना? 1/f। 1/f। तो ऐसे ही जो ये पावर होती है ये जस्ट उस एंगल के जस्ट क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो रिजॉल्विंग पावर लिखी है ना उन्होंने, कोणीय रिजॉल्विंग पावर d अपॉन लैम्डा। d क्या है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी है, और लैम्डा क्या है, तो जो लाइट आपकी आंखों में गिरेगी। ठीक है ना? एक तरीके से 1/y है ना, ये 1/, y। हाँ मतलब अगर तुम कोणीय की बात कर रहे हो, कोणीय की बात कर रहे हो तो ये 1 अपॉन थीटा है। कोणीय पावर की बात कर रहे हो तो ये 1 अपॉन थीटा है, जो कि वैसे तो a बाय लैम्डा होता, पर यहाँ पर अपन a से डिनोट नहीं कर रहे, d से डिनोट कर रहे हैं। और अगर अपन रेखीय पावर की बात कर रहे हैं, रेखीय पावर की बात कर रहे हैं, तो ये 1 अपॉन y होगा, क्योंकि अपन जैसे 1 अपॉन फोकल लेंथ बोलते थे ना बेटा, डिस्टेंस का उल्टा होता है। पावर की जो यूनिट होती है वो मीटर इनवर्स होती है। ठीक है ना? तो रेखीय पावर जो हो जाएगा वो 1 अपॉन y, और 1 अपॉन y कितना आया था, तो y कितना आया था अपना यहाँ पर, लैम्डा d बाय डी ए आया था, तो लैम्डा d बाय डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? t/λ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नो बोलो। मैम। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला कहीं काम नहीं आता। बस आपको ये याद रखना होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रिजॉल्विंग पावर होगी वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा होगी। काम बस यही आना है। ठीक है? रिजॉल्विंग ma'am। पावर जो होगी वो 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होगी, और माइक्रोस्कोप का 1 अपॉन लैम्डा होता है, और टेलीस्कोप का 1.22 a बाय लैम्डा होता है, सॉरी लैम्डा बाय ए होता है। मतलब उल्टा करेंगे ना तो अपन, एक मिनट रुको, इनके फॉर्मूले आपको, एक मिनट कहाँ गया पेज, कहाँ गया, हाँ। तो ये माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को मैं पढ़ाऊंगी, वो तो मैं इस पे जो क्वेश्चन आते हैं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, वो तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए ताकि इमेज यहाँ बने, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर रिजॉल्विंग पावर से वो बहुत से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो वो यही पूछता है कि भैया अगर लैम्डा की जगह 2 लैम्डा वाली ले ली तो पावर में क्या फर्क पड़ेगा। तो बस आपको ये याद होना चाहिए कि रिजॉल्विंग पावर चाहे कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। और जो ये अपन फॉर्मूले लिखे हैं ये माइक्रोस्कोप के लिखे, टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला होता है वो ये जो लिखा है ना 1.22 लैम्डा बाय ए, ये है फॉर्मूला। मतलब अगर पावर की बात करें तो लैम्डा अपॉन 1.22 ए है। उल्टा लिख रही हूँ क्या हमेशा? यस मैम। ए बाय उल्टा लिख दिया। मैम एक ही जगह लैम्डा ए बाय लैम्डा, लैम्डा नीचे आएगा मतलब पावर में, कुल मिलाकर ये। ठीक है? यस मैम। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे अगर बोर्ड में होता चैप्टर तो काम आता, फ्रेनर और फ्रॉनहोफर का अंतर इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना व्यतिकरण और विवर्तन का अंतर है। तो तुम चलो बिना देखे बताओ कि क्या क्या अंतर होने चाहिए व्यतिकरण और विवर्तन में, जो भी तो तुमने पढ़ा YDSE में, और विवर्तन में तुम्हें क्या फर्क नजर आया बताओ? जैसे पहला अंतर तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इंटेंसिटी YDSE में अगर ब्राइट है तो 4I0T मिलती थी हर जगह, चाहे आप भले 5000वां मैक्सिमा की बात कर लो, लेकिन विवर्तन में इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है। यस मैम। है ना? एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर बताओ?
देखो पहला अंतर देखो, व्यतिकरण, यह दो अलग अलग कला संबंध स्रोत से आने वाले तरंगों दो के, स्लेट से होता है एक स्लेट। हाँ तो ये समझ में आ गया। व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी चमकीली रेखाएं समान चमकीली तथा समान दूरी पर स्थित होती हैं। तुमने देखा था कि वहां पर हमने ना फ्रिंज विड्थ की बात की थी, क्योंकि चौड़ाई चाहे आप हम्म। ब्राइट टू ब्राइट ले लो, चाहे आप ब्राइट डार्क डार्क टू डार्क ले लो, वो सेम आई थी। ठीक है, मैम, डार्क में मिनिमम मिलता है ना हमेशा। हाँ डार्क मिनिमा, वही 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 बात थी। हाँ हम्म। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर क्या था कि फ्रिंज विड्थ फिक्स होती थी, चाहे आप है ना पहले मैक्सिमा की बात करो, या अगर 5000वां मैक्सिमा अगर मिल रहा है तो 5000वें मैक्सिमा की बात करो, 5000वें से 499 का डिफरेंस ले लो, 4999 का, वो सेम आएगा पहले और दूसरे के बीच, और 4999 से 5000वें के बीच बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। वाईडीएसी में क्या होता था कि जो ब्राइट होती थी वो पूर्ण रूप से और समान रूप से चमकीली मिलती थी, जो चमकीली फ्रिंज होती थी, और काली वाली एकदम काली मिलती थी और समान कालियां मिलती थी। यहाँ पर काली वालियों की जो ब्राइटनेस है, मतलब काली वाली भी जो होगी वो पूर्ण रूप से काली नहीं होगी। देखो इसने हिंदी में एग्जैक्ट क्या लिखा है, काली रेखाएं पूर्णतः काली नहीं होती हैं तथा इन चमकीली रेखाओं की दीप्तता तथा चौड़ाई विवर्तन कोण के साथ घटती है। व्यतिकरण में बैंड बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। तुमने देखा था कि जो वहां पर बैंड मिले थे वो तुम्हें 3-4 हजार तक मिले थे, 3-4 हजार मैक्सिमम में मिल रहा था तुम्हें, 4001 मैक्सिमम मिल रहा था। यहाँ पर yes, तुम्हें ma'am. लिमिटेड मैक्सिमम मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी इंटेंसिटी जो है ना, वो तुम देखो कि इंटेंसिटी I0 है, इंटेंसिटी I0 है, फिर I0 बाय 22 हो गई, फिर I0 बाय 64 हो गई, ऐसे I0 बाय 51. Yes, 128। ma'am. तो चौथे पांचवें मिनिमा के बाद तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी इंटेंसिटी, एकदम जीरो मिलेगी, है ना। तो ये मेन आपके डिफरेंस है डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन में और वाईडीएसी में। तो अब इस पे क्वेश्चन जो है वो आप अपनी शीट में देखना, जो सॉल्व एग्जांपल है ना, देखो पीछे देखो, सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं, एक बार शीट खोल के देखोगे क्या। यस मैम। और जो मैम। मैंने अभी अभी है ना, अभी अभी जो एक पीडीएफ भेजी है, उसमें देखना सम क्वेश्चंस विद देयर सॉल्यूशंस और दे रखे हैं, 13 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। हाँ मैम, पेज नंबर 30 पे है वो। हाँ पेज 13 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, यस मैम। है ना। मैम, तो ये जो 13 क्वेश्चन है ये प्योरली डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का है। ये 13 क्वेश्चन आप मेंस के लिए बिल्कुल रट के जाना। अगर आपने ये रट के, मतलब हर क्वेश्चन में एक अच्छा कंसेप्ट लग रहा होगा और आपको कुछ सिखा के जाएगा। ये जो टॉपिक जो टफ लगते हैं, दिखने में टफ लगते हैं, मैं सही बता रही हूँ, इन टॉपिक से ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ट्विस्ट कर लोगे, यूं ट्विस्ट कर लोगे। इसका एक फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा, और मतलब इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। बस मेन दिक्कत क्या आती है कि आपको जब आप एग्जाम देने जाओ तो उस समय आपकी डिफ्रैक्शन की थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने अभी अभी सिखाया है वो सब आपको दिमाग में होना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन करके आ जाओगे। तो अभी 1 से 13 के क्वेश्चन देखना, मैं पोलराइजेशन पढ़ा देती हूँ, ठीक है। ओके। यस मैम। हाँ, तो पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवण होता है, और बहुत ही सिंपल है कि एक सोर्स होता है, मतलब लाइट सोर्स है, तो हम कहते हैं ना कि लाइट इज अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक मिनट, लाइट चला दूं मैं। अरे यार, बैकग्राउंड चेंज। देखो, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मैं क्या बता रही थी, हाँ,
कि सोर्स लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते रहते हैं ऐसे, है ना। Perpendicular. तो Yes. अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है, अध्रुवित जो लाइट होती है, अनपोलराइज्ड लाइट मतलब अध्रुवित जो लाइट होती है, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र, उसका जो बी का मैग्नीट्यूड ई के रिस्पेक्ट में काफी कम होता है। तो एक बार हम बी को इग्नोर कर देते हैं, हम बस ई को देख रहे हैं। तो ई के ऑसिलेशंस ना हर प्लेन में हो रहे होते हैं, जैसे पूरा ऐसे यूं चल रहा होता है प्लेन में, इस प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं ऑसिलेशंस। तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल से पास कराते हैं इसको, जिसे हम पोलरॉइड बोलते हैं। एक मिनट, एक क्रिस्टल से पास कराते हैं, और जिससे वो लाइट क्या होती है कि सिंपल एक लाइन के अक्रॉस, एक लाइन के अक्रॉस ऐसे यूं ऑसिलेट करने लग जाती है। मतलब अब उसका ऑसिलेशन सिर्फ ऐसे वर्टिकल हो रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, अब ऐसे ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। कारण क्या होता है कि इसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर ऐसे यूं ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, ऐसे समझ लो जैसे जाली है, जाली जाली बनी हुई है। तो जाली क्या कर रही है, जो ऐसे रे है उसको तो पास कर दे रही है, और जो ऐसे है और ऐसे है उसको ब्लॉक कर दे रही है। जैसे मान लो एक पोलराइड में, तुम पोलराइड छोड़ो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, जैसे ऐसी जाली बनी हुई है और तुम्हें एक डंडा पास करना हो, तो डंडा ऐसे तो ना पास करवा पाओगे तुम, डंडे को ऐसे रखोगे तभी तो Yes, पास ma'am. करवा सीधा. पाओगे। तो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है। आ रही है बात समझ में। तो जो वर्टिकल डंडे होंगे Yes, वो ma'am. तो पास कर जाएंगे, और जो टेढ़े मेढ़े डंडे होंगे सारे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हमने आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट पास कराई, तो पहला पोलराइड लगाने के बाद इंटेंसिटी आधी रह जाती है। क्यों रह जाएगी वो तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम सोचो ना कि सिर्फ वर्टिकल वाले ही तो पास हो पाएंगे, जो टेढ़े हुए वो तो सब कैंसिल हो जाएंगे ना, है ना, Yes, ma'am. है ना। तो देखो अभी अपन इसमें आते हैं, थ्योरी में आओ एक बार वापस मैम से। 1/2 ही क्यों हुआ? 1/2 में बताती हूँ, अभी पूरा समझा देती हूँ मैं 1/2 क्यों हुआ। पहले अपन इसमें आते हैं, एक बार इसमें आओ, थ्योरी में आओ। मैम इसने देखो प्लेन परपेंडिकुलर वाला दे रखा है, ध्रुवन प्लेन, क्या, ध्रुवन प्लेन परपेंडिकुलर वाला, इसका जो इनकी परपेंडिकुलर प्लेन। मतलब तुम पूछ रहे हो बता रहे हो? पूछ रहा दोनों हूँ, कर रहा है। आपने बोला था ना, आप बोले थे ना भाई ये वाला प्लेन है जिसमें ये जो नहीं, मतलब मैंने जाली ऐसे बनाई है परपेंडिकुलर। मतलब तुम क्या पूछना चाह रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कौन से प्लेन की बात हो रही है, बोर्ड वाला प्लेन ही है ना? नहीं देखो, देखो देखो देखो, ये सोर्स है, ठीक है ना, ये सोर्स है, ये प्लेन है ऐसे। तो ये जो सोर्स है ना, सोर्स, देखो एक मिनट, ठीक है, देखो ये तुम्हें दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, Yes, ma'am. यस मैम। है ना। अब इसको तो ऐसे रख दो, ऐसे, मतलब इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेन में, यस इस मैम। प्लेन में, समझ गए। Yes, ma'am. इस डायग्राम को Yes, ऐसे ma'am. देखिए, यस मैम। और अब तुमने इस प्लेन में जो ऑसिलेट कर रहा है ना, अब तुमने ऐसा जाली रख दी, मतलब ऐसे पोलराइड रख दिया जिसकी जाली यूं वर्टिकल है। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा था वो तो पास हो जाएगा, ऐसे यूं पास हो जाएगा, लेकिन जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा था वो तो अटक जाएगा ना यहीं पर। यस मैम। और जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा था वो भी अटक जाएगा, अटक गया। सिर्फ जो Yes, ऐसे ma'am. ऑसिलेट कर रहा था वो बच जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब देखें ओके। कि मान लो, सपोज करो कि एक बच्चे ने पूछा कि मैम I0/2 क्यों होती है। तो मैंने कहा कि चलो मान लेते हैं अपन 3 रे हैं जो ऑसिलेट कर रही है। एक तो मतलब तुम्हें ऐसा प्लेन दिखाना है ना, तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, एक तो हॉरिजॉन्टल बना दिया और एक वर्टिकल बना दिया। समझ में आ रही है बात, ये तुम्हें हॉरिजॉन्टल दिख रहा है और ये वर्टिकल है ना। मतलब इसको Yes, एक्स ma'am. एक्सिस बोल दिया और इसको वाई एक्सिस बोल दिया, और एक उनके बीच में से मैंने 3 रे बोल दी, 3 रे बोल दी, एक उनके बीच में से जो 45 डिग्री पे है। तो मैंने कहा कि अगर मैंने वर्टिकल जाली वाला रखा है पोलराइड,
वर्टिकल जाली वाला, ठीक है ना, वर्टिकल जाली वाला पोलराइड रखा है। तो क्या होगा कि ये वाली जो Y वाली है वो तो एज इट इज पास हो जाएगी, है ना, Yes, Y ma'am. वाली है वो तो एज इट इज पास हो गई, ठीक है, Y वाली तो ठीक है। फिर X वाली पूरी ब्लॉक हो जाएगी, है ना, yes, Yes, X ma'am. वाली तो पूरी ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन जो ये वाली है जो 9, उसका I वाला कौन सा कंपोनेंट, sin 45 वाला कंपोनेंट पास हो जाएगा, और कौन सा कंपोनेंट Yes, कैंसिल हो ma'am. जाएगा, कौन सा कंपोनेंट Cos कैंसिल हो जाएगा, Cos वाला, कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, I cos 45. Yes, ma'am. है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी एक की इंटेंसिटी अगर मैं एक का एम्पलीट्यूड A मान लूं, तो मैं इसके साथ बोल दूं कि A/√2 वाली जो इंटेंसिटी है ना वो पास हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। Yes, ma'am. तो 3i में से. तो बताओ फिर क्या होगा, फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी ना 9I0 मान लो, अपन ये मतलब अपन इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बोलते हैं ना, इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी I है तो अपन की कितनी पास हो रही है इंटेंसिटी, एक रे तो पूरी निकल गई अपनी, एक रे पूरी ब्लॉक हो गई, और एक रे का आधा पोर्शन पास हो गया, मतलब इसकी इंटेंसिटी तो I हो गई, इसकी इंटेंसिटी जो हो गई वो कितनी रह गई, I/2 रह गई। तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हो गई 3I/2, और यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी चल रही थी, 3I चल रही थी। समझ रहे हो क्या, इस तरह से वो मैम ये हाफ I by root 2 होगी ना मैम, अगर वो I है तो ये I by root 2 होगी ना। नहीं, देखो सुनो मेरी बात, सुनो 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 भाई, अपन जैसे रे है ना, तो अपन कह रहे हैं ना रे का एक कंपोनेंट पास हो जाएगा और एक कंपोनेंट बच जाएगा। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि उसका एम्पलीट्यूड कुछ पास हो जाएगा और कुछ बच जाएगा, कहने का मतलब ये है, उसका एक पोर्शन Yes, ma'am. एम्पलीट्यूड तो मैडम पास, 3i, मैडम 3i थोड़ी है इधर, क्यों इधर तो आई 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 I√2 मिला के, प्लस I, हाँ I√2 प्लस I, मैम I√2 प्लस I। अरे मैं एक, तुम इसको ऐसे मत जोड़ो कि मैम यहाँ पर मतलब मैं एक इंडिविजुअल रे की तरह देख रही हूँ उसको, कि भाई एक रे उसका एम्पलीट्यूड A और उसकी इंटेंसिटी I, मैं ऐसे देखना चाह रही हूँ उसको, समझ रहे हो, एक रे उसका एम्पलीट्यूड A और उसकी इंटेंसिटी I। वैसे तो डायरेक्ट बता देते हैं Yes, ma'am. कि I0/2 होती है, बट उसको मैं लॉजिकली आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि सिर्फ 3 रे नहीं है, ऐसी 100, 50, 500, 1000 रेज हैं। तो मैं बताऊं क्या होगा यस, कि वर्टिकल जाली है ना, वर्टिकल जाली, तो एक तो वर्टिकल वाली निकल जाएगी पूरी एज इट इज, और सबके वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएंगे, और सिर्फ क्या बचेगा, यस मैम, सिर्फ क्या बचेगा, तो हॉरिजॉन्टल वाला और कंपोनेंट एक बचेगा। टूल। तो बेसिकली पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं, इसको ऐसे समझाते हैं कि जैसे मान लो कि आपका इंटेंसिटी A0 साइन थीटा पास हो गया एक तरीके से, तो इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू A0 साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, यही तो बोलोगे आप। और साइन स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, हाफ होती है। Yes. तो इंटेंसिटी जो हो गई वो I0/2 हो गई, ऐसे ऐसे प्रूव कर लो इसको, Yes, ma'am, आ गया। है ना। और इसको मैंने ऐसे समझाया कि भाई एक रे की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड अगर मैं A मानू, इंटेंसिटी I मानू, तो ऐसे समझो I तो एज इट इज पास हो गया, एक वाला वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला एज इट इज कट हो गया, और जो टेढ़ा था 45 डिग्री, तो उसका कौन सा कंपोनेंट पास हुआ है, एक 1/√2 वाला कंपोनेंट, ठीक है, 1/√2 वाला कंपोनेंट पास हुआ है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी पास हुई है, एक तरह से हाफ इंटेंसिटी पास हुई है। तो अगर 3I भेजा आपने तो 3I/2 निकला वहां से। अब तुम देखो, तुम ये सब चीजें तो एक्सप्लेन की ही नहीं है उसके अंदर, ऐसे समझ लो तुम इस चीज को, है ना, ऐसे समझ नहीं लो, मैम आ गया। ठीक है। अब अपन कहाँ चलते हैं, तो अपन यहाँ थे, हाँ, अब तुम इसका डायग्राम देखो, एक डायग्राम बना रखा है, देखना एक बार, अध्रुवित प्रकाश, कंपन तल, एक बार तुम देखो, थोड़ा सा फीलिंग आएगी जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको। यस मैम, पेज नंबर 26। हाँ देखो एक बार, ठीक है। अब क्या होता है
कि जब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कि इसमें क्या होता है, ये लिख लेना अब, ये बिल्कुल सही है, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना इसको। और अब मैं इसको बताती हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कि अगर मान लो आपकी एक अनपोलराइज लाइट है ना, जैसे मान लो ये अनपोलराइज लाइट है, हर प्लेन में घूस रही थी, और ये मैंने किस प्लेन में बनाया, इस प्लेन में, मतलब तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है और तुम्हारा ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में है ये लाइट, ठीक है, ठीक है Yes, बेटा। ma'am. और मैम वेव प्रोपोगेट करती है परपेंडिकुलर ना, आपको पता होगा वेव यूं चलती है तो उसके ऑसिलेशंस यूं होते हैं, ऐसे ट्रांसवर्स ma'am. वेव, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि वेव में जिस जिस प्लेन में ऑसिलेशन हो रहे हैं वो प्लेन ये है, ये वो प्लेन ये है, इसमें तो ऑसिलेशन हो रहे हैं और वेव चल ऐसे रही है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वेव चल रही है, वेव ऐसे चल रही है, देखना एक बार, ये देखना, ये वेव ऐसे चल रही है, ठीक है ना, ये वेव ऐसे चल रही है। तो पहला पोलराइड पास कराएंगे ना, जिसमें वर्टिकल जालियां हैं, वर्टिकल जालियां हैं, तो उससे कितनी इंटेंसिटी रह जाएगी, I0/2, ठीक है, I0/2, समझे। मैम और अगर Yes, मान लो ma'am. मैंने दूसरा पोलराइड रख दिया I0/4 जिसकी Oh, जाली, ma'am. नहीं अब नहीं, अब वही गड़बड़ रहेगी। खा रहे हो तुम लोग, अब वही तुम गड़बड़ रहेगी। खा रहे हो। अब वो ही रहेगी, पूरी सीधी वाली रहेगी। हाँ मैम, सीधी नहीं, वर्टिकल। सुनो, अब तुम्हारी लाइट ऐसे निकल रही ना, अरे क्या हाइलाइटर क्या आ रहा है यार, ये पेन, हाँ, अब तुम्हारी लाइट ऐसे रह गई ना, यूं, ठीक है ना, मैम ऐसी ना लाइट। अब तुम ऐसी जाली से पास कराओगे जो थीटा एंगल बना रही है पहले वाले पोलराइड से, ऐसी, कितना एंगल बना रही है पहले वाली जाली से, कितना एंगल बना रही है, थीटा, पहले वाली जाली से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो मैं ऐसे बोल दूं कि इन सब लाइट का कौन सा कंपोनेंट Sin पास theta. होगा, A0 cos cos थीटा। theta, cos. और जब इंटेंसिटी की बात करोगे तो A0 cos थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी यहां मिल रही है ना, जो यहाँ इंटेंसिटी मिल रही है उसका कितना टाइम्स हो जाएगा, cos स्क्वायर हाँ। थीटा बाय टाइम्स। तो अगर मैं इसको I बोल रही हूँ ना, तो यहाँ पर जो I डैश होगा वो I cos स्क्वायर थीटा टाइम्स होगा। तो पहले तो हाफ होगी क्योंकि वो अनपोलराइज्ड थी, फिर पोलराइज्ड को आप एक और बार पोलराइज करा रहे हो, तो जो भी उसके बीच में एंगल होगा, जो भी उसके बीच में एंगल होगा उसका कौन सा टाइम्स हो जाएगा, cos स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, समझे Cos क्या। square. क्योंकि अब की बार सब वर्टिकल्स के कौन से कंपोनेंट पास होंगे, cos वाले, cos वाले, cos वाले, cos वाले। तो एम्पलीट्यूड तो बन जाएगा A0 cos थीटा, और इंटेंसिटी करोगे तो cos square time. cos स्क्वायर थीटा। समझ गए क्या बच्चों, यस Yes, मैम। Yes, है ना। ma'am. तो एम्पलीट्यूड, तो अब की बार जो लाइट निकलेगी वो ऐसी निकलेगी, डायग्राम बनाती हूँ मैं, अब की बार लाइट निकलेगी वो ऐसी निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पर I डैश की वैल्यू कितनी पुट कर देना, I0/2, मतलब इस I की वैल्यू I0/2, ठीक है। यस मैम। अब ये बिल्कुल बस इसी लाइन, इसी पेज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग, फिर से इसके बाद ब्रूस्टर एंगल पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखें अपन कहां पर है, देखो ये सम क्वेश्चन विद देयर सॉल्यूशन दे रखा है ना, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है 10वां। दो ध्रुवित क्रिस्टल एक दूसरे को काट रहे हैं, यदि इनमें से एक 60 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए तो कितने प्रतिशत अध्रुवित ध्रुवक से पारगमित हो जाएगा। दो ध्रुवित क्रिस्टल एक दूसरे को काट रहे हैं, यदि इनमें से एक को 60 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए तो कितने प्रतिशत ध्रुवित कोण, मेरे हिसाब से काटना मतलब 90 डिग्री एंगल होना, यस मैम, दोनों परपेंडिकुलर है ना। हाँ, और अगर एक को 60 डिग्री घुमा दिया तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री, यस मैम। है ना। तो इसका मतलब कितना टाइम्स हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 डिग्री टाइम्स हो जाएगा, यस। ठीक है। सॉल्यूशन देखें 10वें का, मैडम देखो यही दे कैसे रखा, 30 डिग्री कैसे, क्या 30 डिग्री कैसे होगा, तो देखो उसको 60 डिग्री। सबसे पहले तो आपको ऐसी जाली दे रखी थी एक क्रिस्टल में, तो है ना, और दूसरे क्रिस्टल में ऐसी जाली दे रखी है, मतलब क्रिस्टल तो ऐसे ही रखा है उन्होंने, क्रिस्टल तो ऐसे ही रख लो, लेकिन जालियां जो है ना उसके अंदर ऐसी क्रिस्टल रख लिया, उसके अंदर जाली है,
वो ऐसी बना दी, ऐसी बना दी। तो इसको ही तो काटना बोलेंगे, दो पोलराइड एक दूसरे को काट रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन ही तो काटती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे। अरे बोलो यार, यस मैम, आ गया सर, है मैं ना? आ गया सर। अब 60 डिग्री घुमाएंगे एक को, मान लो अगर ऐसे 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो एक को 60 डिग्री घुमाने का मतलब 30 डिग्री एंगल रह जाना ना दोनों के बीच में। यस मैम, यस मैम। सॉल्यूशन भी तो दे रखे हैं नीचे, मेरी में तो सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, ठीक है ना? तो Yes, मैं मैम, आपको दे ऐसे रखे बोल दूं कि पहले तो इंटेंसिटी का आधा होगा और फिर इंटेंसिटी I0/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी I0/2 I don't know. 3/4, 4. तो ये हो जाएगा 3I0/8। तो कितना टाइम्स हो Yes, गया? ma'am. 3/8 आ गया ना 3/8 टेंथ का आंसर। सिंपल Yes, क्वेश्चन है ना ma'am. पोलराइजेशन Yes, के। Yes, ma'am. अब आता है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये ब्रूस्टर एंगल आता है, ठीक है ना? ब्रूस्टर एंगल आता है, तो इसकी ये पढ़ो। परावर्तन के द्वारा आसानी से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। एक तरीका तो हो गया पोलराइड से ध्रुवण करना, और एक तरीका हो गया परावर्तन से। तो यह तरीका मेलस ने 1808 में खोजा था। यह साधारण प्रकाश सतह से परावर्तित होता है, जो आपने सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि एक नॉर्मल सरफेस, ऊपर हवा नीचे कांच की सरफेस, उसमें जब परावर्तन होता है उसी से उसने प्राप्त कर ली ये लाइट ध्रुवित। कैसे प्राप्त की? तो परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ध्रुवण की कोटि अधिकतम होती है जब यह ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो जिसे ब्रूस्टर कोण भी कहा जाता है। इसने कहा कि देखो, एक मिनट, कि एक लाइट आती है, ठीक है ना, ये अनपोलराइज्ड है, अध्रुवित है, अध्रुवित है, ठीक है ना? तो इसने कहा कि इसका कुछ पोर्शन तो किसमें चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, और कुछ पोर्शन Transmit हो जाए. ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना? तो ट्रांसमिट हो गया, और उसने कुछ पोर्शन कहा कि ट्रांसमिट हो गया। एक मिनट रुको, इसको दूसरे पेन से बनाते हैं। तो उसने बोला कि ये वाली जो रिफ्लेक्टेड जो रे होती है, ये तो उसने बोला है कि 100% पोलराइज्ड होती है, ठीक है ना? और ये भी पोलराइज्ड कुछ आंशिक रूप से होती है, और इसका जो पोलराइजेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। कब होता है मैक्सिमम? जब इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, इन दोनों के बीच में, वो 90 डिग्री होता है। ये परावर्तित रे है, और इसके लिए कंडीशन आपने निकाली होगी शायद मेरे हिसाब से, परावर्तित किरण, और ये है कौन सी किरण? रिफ्रैक्टेड, अपवर्तित, अपवर्तित। अपवर्तित। तो जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इधर निकाल सकते हैं अपन कैसे, कि इसको आई बोल देते हैं, इसको आई बोल देते हैं, है ना? इसको आर बोल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। 90 minus R. तो और इसको क्या बोल देते हैं? 90 ये माइनस आई। तो 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 90. तो ये 90 कट गया, तो आई प्लस आर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और आपको पता है कि μ1 साइन आई, इसको 1 मान लेते हैं और इसको म्यू मान लेते हैं, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर हो जाएगा, ठीक है ना? Yes, ma'am. तो Yes, साइन ma'am. आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन, इसको आर की जगह 90 माइनस आई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन Yes, ma'am. आई यस मैम। इक्वल्स टू म्यू तो tan cos थीटा आई। बराबर तो tan tan आई i tan इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Square. म्यू। तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? N inverse. tan, ये वो आपतित कोण है जिस पे अगर लाइट को गिराओगे तो आपको अधिकांश ध्रुवित किरण मिल जाएगी। Adhruvit. Sudhruvit. Yes, ma'am. ध्रुवित, है ना? समझ गए? Yes, ma'am. इस आपतित कोण को ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, और इस लॉ को मेलस लॉ बोलते हैं, क्योंकि मेलस ने खोजा था। तो इस आपतित कोण को, और tan इनवर्स म्यू बहुत जगह आया है फ्रिक्शन में बेटा, बहुत जगह। यस मैम। है ना? इंक्लाइन से फिसलने पर कब होगा? हाँ, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा हो तुमने, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। विश्रांति कोण. हाँ? विश्रांति कोण. विश्रांति कोण. हाँ, जिसमें कहते थे अपन कि भाई mg sin थीटा
जब जस्ट म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होता था तो ब्लॉक जस्ट फिसलने लगता था। इससे कम एंगल दोगे Yes, तो ma'am. ब्लॉक फिसलेगा ही नहीं। जैसे ऐसे ऐसे ब्लॉक फिसलेगा ही नहीं, लेकिन ज्यादा एंगल करते ही फिसलने लगता है। तो एक एंगल ऐसा आता है जब ये जस्ट फिसलना शुरू करता है, तो वहां पर भी यही होता है, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, म्यू आ जाती है। तो वही चीज आ गई, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू, यस मैम। है ना। तो ये ब्रिस्टर Yes, एंगल ma'am. कहलाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रिस्टर एंगल की वैल्यू निकाल दो टेन इनवर्स म्यू। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। Yes, ma'am. और टेन इनवर्स, अरे पता है एक वाटर होता है ना, वाटर, उसके लिए तो 4/3 होती है वैल्यू, और टेन इनवर्स 4/3 की वैल्यू भी अपन कर सकते हैं। कितनी होती है, 53 डिग्री, 57, 53. 53 53 है ना। लगभग तो होती है पानी, मैम वो। हाँ लगभग Physics में होती तो है, 53 लेते इतनी हैं। नहीं होती, सर ने बताया मैं था। फिजिक्स में 53 लेते हैं। फिजिक्स में चल जाएगा। मैथ में नहीं होती है। जो मैथ्स में नहीं होती, फिजिक्स में चल जाती है। चलो ठीक है। हाँ। तो ये तुम्हारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। अगर पोलराइजेशन का तुम्हें वीडियो देखना है, अपन एक बार वीडियो और देख लेते हैं पोलराइजेशन का, सिंपल सा। तो और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एकदम, टाइम है 20 मिनट, 15 20 मिनट मिनट तो है, नहीं है यार। 15 मिनट 15 है। मिनट। हाँ मिनट है। 1 मिनट में छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, ताकि अपन को एकदम याद हो जाए चीजें। थ्योरी तो सिंपल है ना इसकी, Yes, ma'am. यस है ना। मैम। देख लो ये वाला वीडियो, देखते हैं एक बार। मैं पीडीएफ को सेव कर लेना, उससे मतलब हाँ ज्यादा हाँ सही हाँ, दिखने करूंगी। में। Sometimes called the light vector and magnetic field vector B are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of the propagation of light wave. The phenomenon in which the light electric vector variations or vibrations are confined to a particular direction in a plane is called polarization. The transverse nature of light can be demonstrated through polarization of light wave using tourmaline crystals. Take a tourmaline crystal A having crystallographic axis AA' and place it in the path of a beam of ordinary unpolarized light from the source S. When unpolarized light from the source S of original incident intensity is passed through the tourmaline crystal A, the emergent light beam is found to be slightly colored and less intense, as seen from the observer at point O. On rotating the tourmaline crystal A about the light beam SO as axis, we do not observe any change in the color of the emergent beam. The resulting emergent light beam from the tourmaline crystal A that contains vibrations only in one direction is called linearly or plane polarized light. Take another tourmaline crystal B, having crystallographic axis BB' and place it in the path of the emergent light beam from the crystal A, so that their crystallographic axis AA' and BB' are parallel to each other. The emergent beam from the crystal A passes through the crystal B, and still colored one. In this position, the crystals A and B are said to be in parallel position. We now rotate the tourmaline crystal B about the light beam SO axis. We now rotate the tourmaline crystal B about the light beam SO as axis. We observe that the intensity of the emergent beam from crystal B further reduces. If we continuously rotate the crystal B about the beam axis SO, the stage reaches when the crystallographic axis AA' and BB'
आ गई समझ में? Yes. यस इंग्लिश समझ में आ गई थी क्या? अरे इसमें है ना। आपको इसमें ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन तो खैर बहुत ही इजी है, मैंने आपको बता दिया। 2 फॉर्मूला याद रखना है। पहला पोलराइड से पास कराओगे चाहे किसी भी एंगल पे हो, I0/2 होगा, और दूसरे पोलराइड से पास कराओगे तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा, पहली चीज। थीटा। और दूसरी चीज ब्रिस्टर एंगल, tan इनवर्स म्यू। आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? tan इनवर्स म्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस लॉ को अपन क्या बोलते हैं? मेलस लॉ बोलते हैं। पोलराइजेशन खत्म, एक लाइन की चीज है। दूसरा, डिफ्रैक्शन में अपन को क्या याद रखना है? मेनली जो अपना काम आएगा वो 2 चीज काम आएगी, मैं फिर से बता देती हूँ कि एक तो काम आएगा आपका ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला, कि सबसे पहले तो कि वही चीज कि ये जो एंगल है फर्स्ट मिनिमा का, मतलब ये जो पहला मैक्सिमम मिलेगा ना आपको, तो इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ कितनी है? 2y की वैल्यू लैम्डा बाई 2 लैम्डा d बाय a। स्मॉल d को किससे रिप्लेस कर दो? बस यस मैम a से। और अगर 2 थीटा की A बात से। करें तो वो कितनी है? लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई। यस 2 2 लैम्डा भाई। हाँ, कैपिटल डी को हटा दो बस एक तरीके से। ठीक है बेटा? यस मैम। मैम ठीक है ना। एक चीज तो ये, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला वैसे तो ये भी याद होना चाहिए कि I0/22, I0/64, और एक 4 नॉट अपॉन बाय 128 2n+1 पाई का होल स्क्वायर, चाहे 2 का स्क्वायर के टर्म्स में याद कर लो, इंटू I0। उससे ज्यादा आपके कुछ काम नहीं आएगा। तो अपन 1 से 13 तक क्वेश्चन देखेंगे, और जो डाउट आएगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। फालतू टाइम वेस्ट करने से तो कोई मतलब है नहीं। हाँ बोलो। पीडीएफ अभी भेज देना। यस पीडीएफ मैम किसकी अभी भेजूं? भेज अभी देना। इसकी पीडीएफ भेजूं? यस मैम ठीक है, इसकी भेजती हूँ मैं पीडीएफ। देखो तुम्हारे सामने भेजती हूँ। मैम ये लास्ट में रह रहा है। हाँ ऐसा मैम print हमारे करके- सामने हमारे सामने भेजो आज तो मैं। 1 मिनट रुको। इसको कैसे बताया था उन्होंने? हाँ, प्रिंट करना बताया था। प्रिंट हट ऐसे। ये तो लिखना नहीं है। प्रिंट 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 माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर, प्रिंट पीडीएफ। यार मैंने तो कर दिया प्रिंट, ये क्यों नहीं हुआ प्रिंट? अच्छा प्रिंट हो गया। प्रिंट ऑल साइड्स, प्रिंट ऑल साइड्स। अब क्या करना है? इसमें ऑप्शन कहाँ है प्रिंट का? प्रिंट, अच्छा डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स में देख। चलो ठीक है, JPH 17 जनवरी। ठीक है, सेव कर दिया। JPH आ गई मैम। ठीक है, तो कल डिस्कस करते हैं। कल अपनी क्लास लास्ट है, फर्स्ट है? लास्ट ही है शायद। मैम चलो सेकंड। देख लेंगे है ना। चलो बाय बाय। बाय मैम।